हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो आज हम लोग अपना जो महा सीरीज़ है ऑब्जेक्टिव सवालों का, उसका पार्ट 3 लेकर के आए हैं। और इस सीरीज़ में मतलब कि इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का ये फर्स्ट पार्ट है। 20 सवाल हैं इसमें से। मैं चाहूँगा कि आप लोग कम से कम 19 सवालों के सही जवाब दें। अगर 20 में 20 सवालों का सही जवाब देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एंड तक बने रहना है बच्चों, देखना है और फिर इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज अपना पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण एक कैसी प्रक्रिया है? परवलयिक प्रक्रिया है, फोटोकेमिकल प्रक्रिया है, उभयचर प्रक्रिया है या कैटाबोलिक प्रक्रिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया है। ओके। दूसरा सवाल है कि पत्ती की सतह पर मौजूद जो छोटे छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है, रक्षकाय कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा बच्चों? पत्ती के जो ये छोटे से छिद्र होते हैं पत्ती के सतह पर मौजूद, उसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, अवशोषित है। दूसरा है पानी के अणु को तोड़ने के लिए। तीसरा है ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए। चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये अवशोषित लिखा हुआ है बच्चों और ये को लिखा हुआ है, जो है ना वो को है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। ओके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 5 होती है। तो मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है। ओके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा ग्राही ज्ञानेंद्रिय गंध का पता लगाता है? नीचे 4 ग्राही ज्ञानेंद्रियों की ये दी गई है, नाम दिए गए हैं। आपको पता ये करना है कि गंध का पता कौन लगाता है। ऑप्शन है शब्द संवेदी ग्राही, रस संवेदी ग्राही, घ्राण संवेदी ग्राही और दृश्य संवेदी ग्राही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? घ्राण संवेदी ग्राही। ये क्या करता है? तो गंध का पता लगाता है। अगला सवाल आप लोगों के सामने है बच्चों कि तंत्रिका कोशिका के किस भाग से किसी सूचना को उपार्जित की जाती है? तंत्रिका कोशिका के किस भाग से किसी सूचना को उपार्जित की जाती है? केंद्रक से, द्रुमिका से, कोशिकाएं से या तंत्रिकाज से, जिसे एक्सॉन कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा द्रुमिका। ओके, क्या हो जाएगा? द्रुमिका। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों कि फूल में कौन सा भाग फल में परिवर्तित हो जाता है? या तो ये लिखना बेहतर होता कि फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन है बच्चों अंडाशय, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बीज। तो क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। ओके। फूल का नर जनन अंग कौन है बच्चों? हाँ जी, फूल का नर जनन अंग कौन है? तो फूल का नर जनन अंग पुंकेसर को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। और फूल का मादा जनन अंग किसे कहते हैं? तो उसे स्त्री केसर को कहा जाता है। ओके, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा स्त्री केसर। अगला सवाल है बच्चों कि मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ये लक्षणों है। ओके, हाँ जी। तो मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने, लैमार्क ने, मेंडल ने या स्पेंसर ने? हम सब लोग जानते हैं कि वंशागति का जो फादर है वो किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेंडल। अच्छा, मेंडल ने एक संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी में जो लंबे और बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी जो ये आया था, अनुपात आया था, वो क्या था? मतलब कि लंबा और बौना का अनुपात लिखना है बच्चों। तो जब प्रथम पीढ़ी में हम लोगों ने देखा था तो 3 पौधे ऐसे थे जो लंबे हुए थे और एक पौधा ऐसा था जो बौना हुआ था। ठीक है। हाँ, उन तीनों में से एक था जो कि प्योर लंबा था, 2 था जो संकर लंबा था। ठीक है ना। तो 3 लंबे हो गए और एक क्या हो जाता था? बौना हो जाता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। ये लक्षण प्रारूप है बच्चों, ये लक्षण लिखा हुआ है। ठीक है। मेंडल के एक संकर प्रयोग के F2 पीढ़ी में जीन प्रारूप अनुपात क्या पाया जाता था? जीन प्रारूप अनुपात मतलब कि 2 कैपिटल टी, एक बड़ा टी, एक छोटा टी और 2 छोटा टी। ठीक है। इसका मतलब कौन सा अनुपात में ये पाए जाते थे? तो ये 1:1 में पाए जाते थे। ठीक है। ये हो गया शुद्ध संकर, ये शुद्ध लंबा, और 2 हो गया संकर लंबा और 1 हो गया बौना। ओके, तो 1:1 में। अगला सवाल है बच्चों कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं?
किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के जो अजैब कारक हैं संयुक्त रूप से उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है पारितंत्र। ऑप्शन में क्या क्या था? पारितंत्र था, जीव मंडल था, समष्टि था, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है बच्चों? पारितंत्र कहा जाता है। अगला सवाल है कि पारितंत्र में जैव घटक का उदाहरण निम्न में से कौन है? कि पारितंत्र में पाए जाने वाले बहुत से ये हैं भाई चीज़ें हैं, उसमें से जैव घटक का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन है वर्षा, इसमें कोई जान नहीं होता। जैव उसे कहते हैं जिसमें जान होता है। ताप, ये भी नहीं। मृदा, ये भी नहीं। पादप, हाँ इसमें जान होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों की पारितंत्र में अजैव घटक का उदाहरण निम्न में से कौन है? अजैव घटक, गुलाब, इसमें जान होता है। वायु, इसमें जान नहीं होता है। घास और मेढक, ये दोनों में जान होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे वायु, इसमें जान नहीं होता है। अगला सवाल है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैसे पदार्थ मतलब कि जो जैविक प्रक्रम के द्वारा टूट फूट जाते हैं उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय। अगला सवाल है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन है? बताया है। ऑप्शन है आपके सामने वन, तालाब, खेत, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों कि प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग जो प्रकृति को बचाना बचाना जो ये जो नारा लगाते रहते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं हम लोग, या जैव विविधता को संरक्षित रखना चाहते हैं? जैव विविधता का मतलब कि ये जो हमारे पारितंत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ये सभी पाए जाते रहें, कोई विलुप्त ना हो जाए, हम ये चाहते हैं। तो जी हाँ, हम यही चाहते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जैव विविधता को संरक्षित रखना चाहते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को मनाया जाता है, 5 मार्च को, 5 मई को, या फिर 5 जून को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून। ओके। अगला सवाल है आप लोगों के सामने कि पर्यावरण से कचरा निपटाने के लिए किस तरीके का उपयोग कर सकते हैं हम लोग? ऑप्शन है कि कम उपयोग करें किसी भी वस्तु का, जैसे प्लास्टिक वगैरह का उपयोग हम कम करें। दूसरा ऑप्शन है पुनः चक्रण करके। पुनः चक्रण का मतलब होता है कि हाँ भाई, जो चीज़ आ रहा है बन करके उसे फिर से वही वाला चीज़ बनने के लिए भेज दिया, जैसे कार्टून वगैरह हो गया या प्लास्टिक वगैरह हो गया, उसको फिर से गला करके, या शीशा वगैरह हो गया, फिर से बॉटल बनाया जा सकता है। हाँ, ये भी किया जा सकता है। पुनः उपयोग, हाँ ये भी कर सकते हैं। एक ही प्लास्टिक को 2-3 बार उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सारे। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का 20 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ ना कि आप लोग कम से कम 19 डिवाइडेड बाई 20 करके दोगे मुझे। कितने मार्क्स आपके आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपके गलती से भी 17 सही हो रहे हैं, 16 सही हो रहा है, तो फिर आप लोगों को अभी फ़ौरन एक और काम करना है। इस वीडियो को फिर से देखना है और देखने के बाद 20 आउट ऑफ 20 करना है। इस वीडियो का जो उद्देश्य है ना बच्चों, वो ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सवाल दे दूँ और आप इसे एक बार देख लें। नहीं, इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि भाई एकदम से एक भी ऐसा सवाल एग्ज़ाम में ना बच पाए जो आपसे मिला ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पे उन सभी सवालों से मिलवाना चाहता हूँ आपको। ठीक, मिलवाने का मतलब ये है कि याद करवाना चाहता हूँ, और जब तक याद ना हो जाए हम 2 बार देखेंगे, दूसरी बार आप डबल स्पीड करके देख लेना। ठीक है बच्चे, तो कैसा लगा ये वीडियो बाहर जाके कमेंट जरूर करें। आपके कितने मार्क्स आए ये भी कमेंट करें, और इसी तरीके के और वीडियो चाहते हैं तो SR क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं बच्चों। बेल आइकन भी दबा लेना। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ।